इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी हस्ती वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, जो कि एक क्लर्क पद से एंट्री करते हैं और गवर्नर जनरल बन के रिटायर होते हैं। इनका शासनकाल 1732 से लेकर 1818 तक रहता है। इस सेशन में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और इनके द्वारा शासन प्रशासन में किए गए कुछ सुधार। तो इनके बारे में जानने से पहले जरा हम जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में लोकेशन क्या थी। शुरुआत में ये ट्रेडिंग के पर्पज से आते हैं और ये अपना प्रभुत्व यहाँ सबसे पहले बंगाल में जमाते हैं और इसके बाद ये जो कोरोमंडल कोस्ट लाइन है यहाँ पे दिखाते हैं और धीमे धीमे ये पहले साउथ की ओर रुख करते हैं। साउथ में मैसूर वगैरह को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद ये मराठा साम्राज्य को यहाँ खत्म करते हैं और धीमे धीमे ये सेंट्रल इस रीजन में यहाँ पे जो नवाब वगैरह थे, अवध के नवाब वगैरह और दिल्ली के सुल्तान वगैरह, वो सारे कमजोर होते हैं, तो धीमे धीमे ये पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेड पर्पस के लिए इंडिया में एंटर किए, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ की रीजनल कोऑपरेशन है नहीं यहाँ पे और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दिल्ली के सिंहासन पर कोई मजबूत शासक नहीं है, उन्हें मौका मिल जाता है अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का। साउथ से स्टार्ट करते हैं और मध्य में मराठों को खत्म करके लगभग ऑलमोस्ट पूरे भारत पर रूलिंग करने लगते हैं। एंड व्हेन दे केम टू पावर दे इम्पोज देयर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ऑन पीजेंट्री टू कलेक्ट मच मोर रेवेन्यू। रेवेन्यू के नाम पे ये पीजेंट्रियों के ऊपर फालतू के रूल्स अपने इम्पोज करेंगे और यहाँ पे एक बर्बर शासक के रूप में उभरेंगे। पहले देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित क्या फैक्ट्स हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर बनते हैं किसके? फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के, जो कि बंगाल में कलकत्ता में थी। इसके गवर्नर बनते हैं कब? 1772 में। इसके बाद 1774 में इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 में बने। ठीक है, इन्हीं के समय में वहां पे जो पहली हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होगी 1773 में, जिसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिज एम्पे। तो आप चाहो तो कहीं भी लिख लेना। इन्होंने 1785 में रिजाइन किया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क पद से एंट्री करते हैं और रिटायर होते हैं गवर्नर जनरल के पद से। 1758 में वो ब्रिटिश रेजिडेंट बने थे मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद उस समय बंगाल की कैपिटल थी, बाद में कलकत्ता बनेगी। ब्रिटिश रेजिडेंट बने थे मीर जाफर के महल में। वहां पे जब मीर जाफर को नवाब बनाया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, तो मीर जाफर को के आसपास एक ब्रिटिश अधिकारी रखने के तौर पे इनको भेजा गया था एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट। उनके समय में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध और पहला एंग्लो मराठा वार लड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी लॉन्च हुआ था, जिसमें हमने बात की कि अभी जो उनकी जो फर्स्ट हाई कोर्ट होगी कलकत्ता की, उसकी स्थापना होगी। और साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिज एम्पे। उन्होंने सपोर्ट किया सर विलियम जोन्स को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना को लेके। 1785 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी बंगाल में। ये वो संस्था थी जो भारत में ऑफिशियली एक्सकेवेशन करेगी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल जो डिस्कवरीज होंगी वो इस एशियाटिक सोसाइटी के थ्रू शुरुआत होंगी और आगे जाके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनेगा, जो कनिंघम स्थापना करते हैं उसकी। इनके द्वारा किए गए सुधारों में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था? एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम। जो डुअल सिस्टम था, अच्छा डुअल सिस्टम कहां से आया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक संधि की थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। इसमें क्या बात रखी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रियल पावर्स दी गई रेवेन्यू कलेक्शन की। तो यहां पे जो दीवानी राइट्स होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के, वो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन की पावर रहती है, मतलब जो शासन प्रशासन देखने का जो पावर थी वो नवाब के पास रहती है। अब इस ट्रीटी के तहत एज अ रिजल्ट क्या निकल के आता है कि दीवानी जो अधिकार थे वो इन्हें मुगलों से मिल गए थे और निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें बंगाल में मिले थे। तो बंगाल के नवाब ने इन्हें वहां के शासन प्रशासन के अधिकार दिए और दीवानी अधिकार, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकार हैं, वो इन्हें मुगल से मिल गए।
तो इस प्रकार से ये जो दो जगह से इन्हें पावर्स मिली थी, ये डुअल सोर्स को खत्म किया और यहां पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक चीज इंपोज करने का प्रयास किया कि कैसे भी करके पूरे इंडिया पे सारे सोर्स ऑफ पावर हमें मिल जाएं। कंपनी है दीवानी राइट्स, कंपनी को दीवानी राइट मिल गए, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, एंड निजाम और इंडियन चीफ को बोला गया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में रहेंगे, बस शासन प्रशासन देखेंगे थोड़ा बहुत, उसमें भी हमारा इंटरफेरेंस रहेगा। द नवाब से एनुअल अलाउंस, नवाब को दिए जाने वाली ट्रिब्यूट थी जो 32 लाख रुपए पर ईयर थी, वो अब 16 लाख रुपए कर दी गई। तो इनको जो नवाब का अलाउंस था, नवाब के जो भत्ते थे, वो 32 लाख से 16 लाख कर दिए। एनुअल ट्रिब्यूट, जो गिफ्ट वगैरह या जो ट्रिब्यूट देती थी मुगल एम्परर को, वो भी खत्म कर दी गई। अब रेवेन्यू रिफॉर्म क्या रहे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, कहां पे, कलकत्ता में। ट्रीजरी को शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता यहां पे राजधानी बन जाएगी अब, तो कलकत्ता बंगाल की राजधानी बनती है 1772 में। इसी के साथ साथ ट्रीजरी, वहां का जो कोषागार था, वो भी शिफ्ट हो गया था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। ब्रिटिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने कलेक्टर अपॉइंट किए और साथ ही साथ लेखा प्रणाली को सतत बनाने के लिए अकाउंटेंट जनरल की यहां पे अपॉइंटमेंट करवाया गया। अनरीजनेबल फाइन्स वर डन अवे विद एंड रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द रेजिंग ऑफ रेंट, तो ये जो पहले ट्रेडिंग के नाम पे इन्हें थोड़ा बहुत कर देना पड़ता था वहां पे नवाब वगैरह को, तो उनको भी काफी हद तक कम किया इसने। जुडिशियल रिफॉर्म देखते हैं, तो जो जुडिशियल पावर जमींदारों को दी गई थी शुरुआत में, जमींदार प्रथा में, कि जमींदारों को कुछ पावर दी गई थी कि वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जुडिशियल सुप्रीम होंगे, उनका न्याय माना जाएगा, तो वो सारी पावर जमींदारों से छीन ली गई। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के नाम से दो कोर्ट बनाए गए। सिविल में क्या था, सदर दीवानी अदालत इसको बोला गया, और क्रिमिनल कोर्ट के लिए सदर निजामत अदालत बोला गया। से क्रिमिनल कोर्ट वाज टू हैव एन इंडियन जज, तो यहां पे क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जज था। मुस्लिमों को बोला गया कि आप अपने कुरान के लॉ को फॉलो करेंगे, और हिंदुओं को बोला गया कि आप हिंदू लॉ को फॉलो करेंगे। और हिंदू लॉ को बनाने के लिए पंडितों द्वारा बनाए गए नियम कानून को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, ताकि वो इंग्लिश जो सुप्रीमेसी है या ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें अच्छे समझ सके और उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट करा सके। He also came down heavily on the dacoits in Bengal. बंगाल में डाकुओं का जो वर्चस्व था उसको भी काफी हद तक इन्होंने कम किया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब ट्रेड रेगुलेशन की बात करते हैं, तो हेस्टिंग एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ दस्तक। सिस्टम ऑफ दस्तक, दस्तक प्रणाली क्या थी? तो एग्जेम्प्टिंग यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पेइंग कस्टम और ट्रांजिट ड्यूटीज ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो देखो यहां पे ट्रेडिंग कंपनी नाम पे तो करते ही करते थे, साथ में वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। तो उनके प्राइवेट ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो दस्तक सिस्टम था, दस्तक सिस्टम ये कहता था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर कोई प्राइवेट ट्रेड करेगा तो उसको वहां पे कस्टम ड्यूटी वगैरह या जो भी कर वगैरह लगते थे वो उसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम खत्म किया उसने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। दस्तक सिस्टम का मिसयूज होता था कंपनी ऑफिसर्स द्वारा, तो ये बचाया उसने एक यूनिफॉर्म टैरिफ 2.5% का लॉन्च किया, जो कि इंडियन और फॉरेन गुड्स पे टैक्स के रूप में था। प्राइवेट ट्रेड को टोटली खत्म करने का प्रयास किया। ये कुछ सुधार थे जो कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करना। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ एंड हैव अ गुड डे।